हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने हेल्थ सेगमेंट में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर एक जानकारी देना। आज हम बात करेंगे सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर को सोशल फोबिया भी कहा जाता है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये तो आपने सुना ही होगा, लेकिन सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में इससे कुछ ज़्यादा होता है। इसमें लोगों को नए व्यक्ति से बात करने में डर महसूस होता है। उनको इस बात की चिंता रहती है कि कोई उनके बारे में क्या सोचेगा, लेकिन ऐसे सोचते सोचते व्यक्ति का विकास रुक जाता है। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट एंड मैनेजिंग ट्रस्टी पॉडर फाउंडेशन से डॉक्टर प्रकृति पॉडर। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। ये डॉक्टर मेरा बहुत इम्पोर्टेंट ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू। डॉक्टर, मेरा पहला सवाल है कि सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है। सो आपने जैसे बोला था, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में लोग को इरेशनल फियर डेवलप होती है। माने थोड़े जो सोशल इंटरेक्शंस की स्पेसेस में एम्बैरेसमेंट होता है, अपने आप को वो जज करते हैं। तो उनको बहुत शर्म आती है कि हम किसी को ऑफेंड ना कर दे। उनको ये एंजाइटी बॉडी सोमैटिक्स में भी मौजूद होती है, तो थोड़ा हार्ट भी ज्यादा हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन में जैसे कि हैंड्स और फीट में एक्सेसिव स्वेटिंग होता है। ये सब जो सिचुएशंस है सोशल एंजाइटी, उन्हें एक दूसरे से इंटरेक्शन करने में उनको प्रॉब्लम होती है, रुकावट होती है। और बहुत जैसे कि जब मैं कह रही थी इरेशनल फियर, बहुत डर लगता है उनको ये सोशल इंटरेक्शन से। वो अपने आप को थोड़ा मिसफिट कहलाते हैं। और यहाँ तक भी कि वो जो उनको सोच है, उनको जो ख्याल है, उनको जो अपने आप की बातें करनी है, वो भी नहीं कर पाते हैं वो ठीक से। डॉक्टर, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के लक्षण क्या हैं और किसी व्यक्ति के व्यवहार से कैसे पहचानें? तो अगर आप किसी के साथ रह रहे हो, या तो किसी कोई आपके दोस्त, आपको ये सिचुएशंस बहुत नजर आएंगे जहाँ पे वो थोड़े एक्सेसिव वरी करेंगे किसी चीज के लिए। अगर वो सोशल सिचुएशन है, उनको अवॉइड करना चाहेंगे। अगर वो सोशल सिचुएशन में पहुंच गए तो बिल्कुल बातें नहीं करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि कोई हमें जज कर रहा है, कि लोग उनके ऊपर डाउट कहलाएंगे। उनको अपने कैपेबिलिटी से भी डाउट होता है। वो कभी कभी कुछ ज्यादा ही सपोर्ट लेते हैं ड्रग्स के या तो अल्कोहल के, ताकि वो सिचुएशन में वो अपने आप को संभाल पाए। मगर अनफॉर्चुनेटली अगर एक बच्चा हो तो आपको लगेगा कि वो स्कूल ज्यादा मिस करता है, स्कूल पहुंचता नहीं है, स्कूल में है तो अपने आप को तो अवॉइड करता है दूसरे लोगों को। तो ये थोड़ी सिचुएशंस जो है उसमें आप ये पहचान पाओगे कि इंसान को थोड़ी सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है। मगर मेंटल हेल्थ में एक पूरा ग्रेडियंट होता है। सो फ्रॉम अ लो लेवल टू अ हाई लेवल। तो कभी कभी ये बिगिनर लेवल पे होता है, तो आपको लगेगा कि शायद पर्सन सिर्फ शाई है। बहुत ज्यादा हो जाएगा तो उसमें मेडिकेशन की भी जरूरत होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ट पैल्पिटेशंस होती है, बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, बहुत ज्यादा जो फिजिकल बॉडी में जो प्रॉब्लम्स होती है, डिजीनेस होता है, हेडेक होता है, रैपिड हार्ट रेट होता है, ट्रेमलिंग होता है, नोजिया होता है। ये सब भी थोड़ा जो ग्रेडेड स्केल में जब ज्यादा एंजाइटी होती है इंसान को, तो ये सब भी आपको नजर आएगा। ओके डॉक्टर, ये डिसऑर्डर किन कारणों से होता है? ओ, इनमें तो जैसे कि मेंटल हेल्थ में हम पहले से ही जानते हैं कि काफी कारण होता है। कि इन्वायरमेंटल होता है, ओके। जैसे कि अभी कोविड की सिचुएशन हो गई है। जी बिल्कुल। इसमें काफी फियर, लोग एक दूसरे को फियर करने लग जाते हैं कि हमें इनके पास नहीं जाना है, एक्सेट्रा। ये जब बढ़ जाती है इन्वायरमेंटल डिसऑर्डर से, तो वो एक कॉज भी हो सकता है। पीटीएसडी माने कुछ हुआ था, कोई ट्रेजेडी हुई थी, कोई ट्रॉमा हुआ था, वो ट्रॉमा भी अभी भी अपने एक सदमा पैदा करती है माइंड एंड बॉडी में। So that trauma can also cause, and so it's called adverse life situations. वो trauma can also cause a lot of social anxiety disorder. अगर कोई बच्चा है, bullying हो रही है स्कूल में, काफी humiliation हो रही है, पेरेंट्स रिजेक्ट कर रहे हैं, जो भी ये सब चीजें भी यू नो ये सोशल एंजाइटी को बढ़ाती है।
मगर एक थर्ड पार्ट इज देयर फॉर एनी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, इट कैन आल्सो बी जेनेटिक। जेनेटिक में माने फैमिलीज में रन होता है, और एक या दूसरे पेरेंट को शायद ये प्रॉब्लम हो सकता है, या तो ग्रैंड पेरेंट्स को हो सकता है। तो अपार्ट फ्रॉम चाइल्डहुड ट्रॉमा, अपार्ट फ्रॉम पीटीएसडी एंड एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, पेरेंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने बच्चों को कैसे संभालते हैं, आप उनको कैसे नर्चर करते हैं, क्योंकि उसमें भी ये प्रॉब्लम्स आ सकती है अगर हम ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स हो तो। ज्यादातर हम ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स, आजकल के पेरेंट्स तो ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है ही, तो उसको थोड़ा नलिफाई करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा टोन डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि इन द रियल वर्ल्ड व्हेन दे गो आउट, अगर हम अभी भी बच्चों को कहे कि नहीं आप बाहर नहीं जा सकते, या आप किसी को मिल नहीं सकते, आपको आइसोलेट करना पड़ेगा, काफी टाइम के लिए आइसोलेट करना पड़ेगा, ये भी अगर बच्चा छोटा है तो 2-3 साल में उनको भी सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकती है। मतलब अगर कोई हम उस पर ज़्यादा दबाव डालें या फोबिया टाइप हो सकता है उसको इसके कारण। ओके डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे है कि इस डिसऑर्डर से लाइफ पर क्या असर पड़ता है? ओ, बहुत असर पड़ता है। दोस्त नहीं बना सकते ठीक से, डीप रिलेशनशिप्स आप नहीं, आपको आपको डिफिकल्टी होगी डीप रिलेशनशिप्स में, आपको ग्रुप्स में डिफिकल्टी होगी, तो आपके प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा रुकावट आ सकता है इसके कारण। आपकी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में भी ये रुकावट पैदा करती है, क्योंकि ये एंजाइटी जो आप फेस करोगे, जिनके पास सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है, जैसे मैंने बोला है, उसको लगता है कि सब कुछ लाइफ थ्रेटनिंग है। जब लोगों के भीतर जाओ तो वो लाइफ थ्रेटनिंग है। सो दैट बिकम्स अ बिग डैम्पनर ऑन द जॉय ऑफ लाइफ, माने जो जिंदगी से खुशियां मिलती है, उसको वो काइंड ऑफ रोक लेती है, ताकि आप अपने आप को बचा पाए, मगर एक्चुअली ऑपोजिट हो रहा है। सो इसलिए इसमें मैं ज्यादातर लोगों को कहती हूँ थोड़ा एक्सपोजर थेरेपी की जरूरत होती है, जहां पे आप जिस चीज से आप डरते हो उसको थोड़ा थोड़ा करके अपना जो स्किल है, जैसे कि जब आप ट्रेनिंग करते हो मसल्स की, तो आप थोड़ा थोड़ा करके वो वेट बढ़ाते रहते हो तो मसल्स आपकी बढ़ती रहती है। वैसे ही ये भी मेंटल हेल्थ जो इशू है, अगर आप उसको अगर आप किसी थेरेपिस्ट के साथ काम करो और काम करे और इस सपोर्ट ले, और अपने दोस्तों से भी थोड़ा सपोर्ट ले, तो आप शायद ये सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर को आप ओवरकम कर सकते हो। मगर एक लाइफ टाइम चैलेंज है, आपको लाइफ टाइम इसके साथ आपको इससे दोस्ती करनी पड़ेगी ताकि आप इसे संभाल पाए ठीक से। डॉक्टर, इस डिसऑर्डर का इलाज कैसे किया जाता है? दवाइयाँ या थेरेपी कितने फ़ायदेमंद है इसमें? मुझे हमेशा लगता है कि 70% शुड बी थेरेपी एटलीस्ट, एंड जो 30% है, अगर सिवियर केसेस है तो मेडिकेशन की जरूरत है, मगर अगर सिवियर केस नहीं है तो डेफिनेटली थेरेपी, एक्सपोजर थेरेपी, इंटरपर्सनल थेरेपी, काउंसलिंग, पीटीएसडी काउंसलिंग, जहाँ पे ये प्रॉब्लम या सदमा पैदा हुआ है वहां से इसको हील करने की तमन्ना होनी चाहिए। तो ये इलाज हो सकता है, बट लाइक आई सेड इट्स ऑन गोइंग and the therapy should be ongoing, ओके and या ये एक दिन में या 10 सेशन से ठीक नहीं होती है। इसमें आपको फुली माइंडफुल होना है, आपको अवेयर होना है, और जैसे कि हमारे जो एक जहाँ पे मैं काम करती हूँ वहाँ पे हम लोग लॉट ऑफ माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन के भी सेशंस हम क्रिएट करते हैं, ताकि लोग सेल्फ हेल्प के तहत थोड़ा माइंडफुलनेस सिचुएशन में लाए। तो जैसे कि आप एक सिचुएशन में हो जहाँ पे आपकी रिएक्शन फाइट और फ्लाइट की हो जाती है और आपको डर लगता है क्योंकि आपकी सोशल एंजाइटी प्ले में है, तो आप थोड़ा माइंडफुल हो, थोड़ा ब्रेथ वर्क का इस्तेमाल करिए, थोड़ा ये जो सिचुएशन है को माप ले आप, ताकि आप वो सिचुएशन को अच्छे से संभाल पाए। ओके breath work breath work and mindfulness is also very important, with therapy, counseling, and sometimes if it's aggressive then you use medication. डॉक्टर, हम ज़्यादातर बच्चों के लिए बड़ा कंसर्न होते हैं, तो बच्चों की ग्रोथ पर इससे क्या असर पड़ता है? बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे आजकल, आप जानते हैं, और फेस टू फेस लोगों से इंटरेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या बच्चों में अब ये ज़्यादा देखा जा सकता है? आजकल बहुत प्रॉब्लम हो रही है
यूथ को, नॉट ओनली सो एज ग्रुप के मुताबिक अगर आप देखें, जो अर्ली किंडरगार्टन स्कूल में से लेके आप ग्रेड 4 तक जाएं तो काफी फियर पैदा हो गई ओके। है। बच्चे बहुत सोचते हैं कि अच्छा किसी के पास जाए नहीं जाए, स्कूल में जाए नहीं जाए। मेरे लास्ट ईयर नहीं, 2 साल पहले, एक्चुअली कोरोना के पहले भी, एक बच्चा आया था मेरे पास सोशल एंजाइटी के साथ। वो स्कूल उस टाइम भी इतना सिवियर था कि वो स्कूल जा ही नहीं पाया। ओके। और मैं उसके साथ गई भी थी स्कूल। मैंने कहा भी था कि मैं यहाँ पे बैठी हूँ, आप क्लास में जाओ और मुझे बताओ क्या हो रहा है। मगर इतना डर पैदा होता है कि इतनी इरेशनल डर पैदा होती है कि बच्चा अंदर जा भी नहीं सकता। और फेमिलियर फेस भी हो तभी भी, जो आपके साथ सपोर्ट सिस्टम हो तभी भी वो नहीं जा पाता है। तो हम जो सोचते हैं कि अच्छा थोड़ा शाई है, ये होगा, उसको थोड़ा पुश करो तो कर पाएंगे, होता नहीं है। तो बहुत प्रायर टू सेंडिंग द चाइल्ड और एक्सपोजिंग द चाइल्ड टू द फियर, टू द कॉज ऑफ फियर, टू द ट्रिगर ऑफ फियर, इट्स important that we do a lot of counseling. बच्चे के साथ ये अनफॉर्चुनेटली अगर सोशल एंजाइटी है, ये बहुत रिटार्डेशन पैदा करती है अपने ग्रोथ में। एज इन हम बहुत सीखते हैं दूसरे लोगों से, जी। हम सोशल बीइंग्स है, तो जो रिस्पॉन्स मिलती है अपने दोस्तों से या तो कॉलीग्स से, पियर्स से, टीचर से, ये हमें अपने आप को समझने का रास्ता देता है। ओके। और हमें वो रास्ता नहीं मिलता है जब हम दूसरों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। ओके। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस दैट वी बिल्ड दो स्किल्स, माने बच्चों को वो स्किल्स डेवलप करनी ही है। और जैसे आप जानते हो, एक बहुत पुरानी कहानी है जहाँ एक कैटरपिलर बहुत स्ट्रगल कर रहा था। राइट। और इंसान वो कैटरपिलर को देख रहा है, कह रहा है कि ये इतना स्ट्रगल क्यों कर रहा है ये कैटरपिलर, मैं उसको मदद कर दूं। और वो कैटरपिलर को मदद करने के लिए वो खोल देता है वो ककून को। और ये बटरफ्लाई कभी उड़ नहीं पाया क्योंकि उनके जो स्ट्रेंथ था विंग्स में कभी आया ही नहीं, क्योंकि किसी ने मदद किया। ओके। तो कभी कभी उनको ये सिचुएशंस में डालना पड़ेगा जहाँ पे उनको अपना स्ट्रेंथ का, अपने रिजिलियंस का, अपनी रिसोर्सेस का वो इस्तेमाल कर पाए। ओके। मगर हमें देखना पड़ेगा कि स्पेक्ट्रम में वो कहाँ पे है। ओके। इन द स्पेक्ट्रम ऑफ द डिसऑर्डर वेयर इज द पेशेंट, ओके। डॉक्टर मेरा अगला सवाल एंड देन आपसे है। एक्सपोज देम स्लोली। ओके। ओके। तो डॉक्टर मेरा अगला सवाल आपसे है, इसका क्या नुकसान है और क्या इससे व्यक्ति को कोई बीमारी भी हो सकती है? नुकसान तो यही है कि हम सोशल बीइंग्स हैं, हमारी इंटरेक्शन दूसरे लोगों के साथ ही हो। जैसे मैंने आपको अभी बोला है, अगर आप वो नहीं कर पाए तो आप टोटली आइसोलेटेड हो जाएंगे, डिप्रेशन हो जाएगा। कभी कभी लोगों को सुसाइडल आइडिएशन भी हो जाती है ये प्रॉब्लम से। माने इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, सुसाइडल आइडिएशन इज लाइफ थ्रेटनिंग। सो उससे बड़ा क्या डिजीज हो सकती है, उससे बड़ा क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ओके। तो डॉक्टर इसलिए मेरा इट इज वेरी जी। इंपॉर्टेंट कि जी। आप कि जिसके पास भी ये सोशल एंजाइटी है वो कोई थेरेपिस्ट से मिले, काम ओके। करे उनके साथ। हमारे पास तो अभी तक पोदार फाउंडेशन में भी अभी तक फ्री हेल्पलाइन है जहाँ पे आप कॉल कर सकते हो ताकि ओके। कोई मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट आपसे बात कर पाए। तो अगर ये प्रॉब्लम होती है तो माने काफी लोग हैं, नॉट ओनली पोदार फाउंडेशन, देयर इज अ लॉट ऑफ कंपनीज आउट देयर एंड लॉट ऑफ एनजीओज आउट देयर जो आपको सपोर्ट कर पाए। ओके। डॉक्टर मेरा लास्ट सवाल आपसे यह है कि इससे दूर रहने के लिए आप लोगों को क्या टिप्स देना चाहेंगे? अगर आपको लग रहा है कि आपको ये सोशल एंजाइटी पैदा हो रही है तो जांच करें आप ये कहाँ से पैदा हुई है। ये आपको खुद इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा पहले तो, कि ये कहाँ से पैदा हुई है, क्या हुआ था। फिर आपको ये चैलेंज करना पड़ेगा कि वो जो आपके रिएक्शंस हैं वो रैशनल है कि इरेशनल है। माने A प्लस बी इक्वल सी और A प्लस बी इक्वल जेड। ओके। अगर A प्लस बी जेड तक पहुंचता है आपको तो वो थोड़ा इरेशनल होता है। A प्लस बी अगर वो आपको C तक ले आए तो वो रैशनल होता है। और फिर जहां पे आप हो वहीं से चालू करना पड़ती है थेरेपी। ओके। वहीं से आप जब जांच करोगे कि कहाँ से ये फियर पैदा होता है तो वो फियर जो आपको आपने
आइडेंटिफाई किया है, वो फियर आप थेरेपिस्ट के साथ या तो अपने आप एक जर्नल लेके जर्नलिंग करके आप डिफाइन करें कि आप उससे बढ़ कैसे सकते हो, ओके। आप उससे बाहर कैसे आ सकते हो। अगर बिल्कुल। आपको मुश्किल होती है अकेले करने के लिए तो आप थेरेपिस्ट को इस्तेमाल करना ही पड़ेगा आपको। ओके। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी। आज हमने सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में जाना और कैसे अपने बच्चों को इस सोशल एंजाइटी से दूर रख सकते हैं। अब हमें दीजिए इजाज़त, हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए हेल्थ शो के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या है ये न्यू इनिशिएटिव, देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.